हेलो, आई एम विवेक। और क्या करेंगे हम लोग आज? तो आज हम लोग इसका फोर्थ वीडियो लेके आए हैं इस चैप्टर का, इक्विलिब्रियम वाले का। तो इससे पहले के जो क्लासेस थी उसमें हम लोगों ने काफी कुछ डिस्कस कर लिया था। जैसे व्हाट डू मीन बाय द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं, यूनिट निकाले थे, रिलेशन बिटवीन केपी केसी निकाले थे। और जो लास्ट वीडियो करी थी बेटा हम लोगों ने, उसमें हम लोगों ने ये भी देखा था कि रिएक्शन क्वेश्चन क्या होते हैं और एप्लीकेशन क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। ओके। आज ये जो हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम है उसका लास्ट टॉपिक है बेटा, दैट इज ली चैटलियर प्रिंसिपल, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये बहुत समझने वाला टॉपिक भी है, काफी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस रखता है। तो चलो आज हम इसको देखते हैं अपने ली चैटलियर प्रिंसिपल के बारे में, कि ली चैटलियर प्रिंसिपल अपना बेसिकली होता क्या है, क्या एप्लीकेशंस है और ये किस तरीके से हमें हेल्प करता है बेटा। ठीक है, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे इसको छोड़ा था हम लोगों ने। तो मैंने बोला था बेटा कि लेट अस अज्यूम, कोई भी एक इक्वेशन लो, एकदम बेसिक पे चलते हैं, जो हम लोगों ने फर्स्ट डे पढ़ा था। कि मान लो कोई भी चीज है जैसे a प्लस बी, ये हम लोगों को बेटा क्या दे रहा है, c प्लस डी दे रहा है। ठीक, दिस साइड इज कॉल्ड रिएक्टेंट। इनको हम क्या बोलते थे बेटा, रिएक्टेंट बोलते थे। कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक तो। और इसको क्या बोलते थे बेटा हम लोग, प्रोडक्ट बोलते थे। तो ये सब लोगों को अभी अच्छे से क्लियर है। दो एरो का मतलब समझ रहे हो आप कि इक्विलिब्रियम रिएक्शन है ये। एक एरो बताता है फॉरवर्ड रिएक्शन को, दूसरा बताता है बैकवर्ड रिएक्शन को। तो मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी फर्स्ट क्लास में कि बेटा रिएक्शन होता है, इनिशियल रिएक्टेंट कंज्यूम होता है और प्रोडक्ट बनता जाता है। लेकिन जैसे इक्विलिब्रियम अचीव होता है उस समय क्या होता है बेटा, जो रेट होता है, जिस रेट से फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, वो एग्जैक्टली इक्वल हो जाता है रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन के। मतलब एट इक्विलिब्रियम बेटा, जैसे इक्विलिब्रियम अचीव होता है, एट इक्विलिब्रियम जो हमारा रेट होता है, रेट ऑफ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है बेटा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन वो किसके इक्वल हो जाता है बेटा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो जाता है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। डन, क्लियर है बिल्कुल ये, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। डन। तो एट इक्विलिब्रियम जो हमारा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो जाता है। और इसके बाद आप कितनी देर तक भी रिएक्शंस को कराते जाओ, हमारा रिएक्शन क्या हो जाता है बेटा। देखो ऐसा नहीं है, मैंने पहले भी बताया है कि इक्विलिब्रियम डायनेमिक नेचर का होता है। तो इक्विलिब्रियम रुकता नहीं है, लेकिन होगा क्या कि जिस रेट से आपका फॉरवर्ड रिएक्शन होगा उसी रिएक्शन से आपका बैकवर्ड रिएक्शन होगा और इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं इक्विलिब्रियम को बेटा डिस्टर्ब करना। ठीक है, इक्विलिब्रियम, जो इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है, हम चाहते हैं इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना। तो ठीक है बेटा, तो किस तरीके से डिस्टर्ब करना है, तो वी वांट टू डिस्टर्ब दिस इक्विलिब्रियम। डन। तो हमारा मेन मोटिव है कि हम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। अब कोई बोलेगा इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब क्यों करोगे बेटा, तो देखो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो रिएक्शन बैकवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाए या तो रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाए। दोनों पॉसिबिलिटी है ना बेटा। हो सकता है कि रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज हो जाए या रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज हो जाए, क्योंकि एट इक्विलिब्रियम दोनों बराबर हैं। और अब हम इसको छेड़ना चाहते हैं, डिस्टर्ब करना चाहते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। बट हमारे लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है बेटा, हम ये चाहते हैं, हमारे लिए जो फेवरेबल कंडीशन है, फेवरेबल कंडीशन जो हमें फेवर करती है, तो फेवरेबल कंडीशन ये है बेटा कि हम रिएक्शन को या इक्विलिब्रियम को इस तरीके से डिस्टर्ब करें कि हमें मैक्सिमम प्रोडक्ट मिले। मैक्सिमम क्या मिले बेटा, प्रोडक्ट मिले, मैक्सिमम प्रोडक्ट। यानी हम चाहते हैं कि हम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब तो करें, बट हमारा फेवरेबल कंडीशन ये है कि प्रोडक्ट मैक्सिमम मिले। मैक्सिमम का मतलब, मैक्सिमम प्रोडक्ट का मतलब क्या हो बेटा, कि हमें फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट इंक्रीज हो जाए, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन विल इंक्रीज। ओके बेटा,
तो हम लोग का मोटिव ये है। तो इस तरीके से मैंने आपको ये समझाया है कि इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है, हम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे तो दो चीजें हो सकती हैं, आइदर फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़े या बैकवर्ड रिएक्शन बढ़े। बट हम लोग का फेवरेबल कंडीशन ये है कि हम चाहते हैं कि प्रोडक्ट मैक्सिमम टू मैक्सिमम बने। अगर हम इंडस्ट्रीज प्रोसेस के लिए यूज करते हैं तो हम तो यही चाहते हैं ना बेटा कि अमोनिया मैक्सिमम टू मैक्सिमम बने हैबर प्रोसेस के थ्रू। तो हम प्रोडक्ट को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो हमारा मेन मोटिव यही रहेगा कि हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमारा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़े, ना कि रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो यहां तक आप सबको क्लियर है? यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है बेटा? बिल्कुल सही। तो इस तरीके से हम अपना ली चैटलियर प्रिंसिपल के बारे में स्टडी करते हैं। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल कहता क्या है बेटा? तो वो ये कहता है कि इफ वी डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम, ठीक है, इसका मैं एक डेफिनेशन लिख देता हूं कि इफ वी disturb the equilibrium, कि if we disturb the equilibrium, अगर हम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं बेटा, ठीक है, by changing its pressure, by changing it pressure, temperature and concentration, यही तीन तरीके हैं बेटा, यही फैक्टर्स होते थे जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड करता था। तो इफ इट डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम बाय चेंजिंग इट्स प्रेशर, टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्ट equilibrium will shift to that direction, to that direction। समझ रहे हो बेटा? किधर भी शिफ्ट हो सकता है, ये ध्यान से समझना चीज को। तो इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्ट टू that direction so that effect of the change is minimized। ये इसको नलिफाइड भी बोलते हैं बेटा। तो एकदम सिंपल सा डेफिनेशन है कि अगर हम लोग इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं, चाहे कंसंट्रेशन चेंज करके, प्रेशर चेंज करके या फिर टेम्परेचर चेंज करके, जो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा बेटा जिधर वो इसके इफेक्ट को मिनिमाइज कर दे या नलिफाई कर दे। बात समझ रहे हो? जैसे एज्यूम करो बेटा कि मैंने एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उस एग्जाम्पल से ही समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है क्या नहीं है। जैसे मान लो ये मेरे पास है बेटा N2, ओके, प्लस 3H2, डन। एंड दिस विल गिव्स अस बेटा, क्या दे रहा है हम लोगों को ये? 2 मोल ऑफ अमोनिया। ठीक, तो लेट अस एज्यूम करो कि अगर मैंने यहाँ पे नाइट्रोजन के कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया, ठीक है, तो इफ वी इंक्रीज द concentration ऑफ नाइट्रोजन, ठीक, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन किधर शिफ्ट होगा? फॉरवर्ड की तरफ, प्रोडक्ट ज्यादा बनने लग जाएगा, है ना? तो क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो डिपेंड किस पे करता है? रेट है जो फॉरवर्ड रिएक्शन को, वो डिपेंड करेगा कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना है। तो अगर हम इंक्रीज करते हैं N2 के कंसंट्रेशन को, तो रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा वो मैक्सिमम बनने लग जाएगा, और यही हमारी फेवरेबल कंडीशन भी है। और इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा बेटा? अगर आप इस स्टेटमेंट से देखें तो इफ यू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ N2, तो वो क्या चाहेगा? अपने आप को कंज्यूम कराना। ये बात समझ पा रहे हो आप? अगर मैंने बोला कि N2 को मैं इंक्रीज कर रहा हूं तो सपोज को चेंज करने की कोशिश करेगा। यानी इफ यू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ N2, इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा बेटा? इक्विलिब्रियम ये चाहेगा, इक्विलिब्रियम इट ट्राई टू चेंज द इफेक्ट, चेंज द इफेक्ट, वो अपने इफेक्ट को चेंज करने की कोशिश करेगा। और इसके लिए क्या कर लेगा बेटा? वो कंज्यूम करेगा, कंज्यूम N2।
N2 को कंज्यूम करेगा, और इसके चलते क्या होगा बेटा, हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमें जल्दी मिलेगा, तो प्रोडक्ट मैक्सिमम होता जाएगा। तो ये बात समझ आई सबको? एक बार दोबारा बता देता हूँ, ध्यान से समझो। देखो, लेट अस अज्यूम N2 चाहे H2 किसी का भी, अगर मैं कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा, तो जैसे ही N2H2 का कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा, रिएक्शन फॉरवर्ड हो जाएगी, क्योंकि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो किसके पे डिपेंड करती है बेटा, रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है। सिमिलर वे में जो NH3 है, उसको अगर मैं ज्यादा बढ़ा देता तो रिएक्शन बैकवर्ड होने लग जाती। अब देखो, इसी जो तरीका बताया मैंने कि अगर मैं N2 के कंसंट्रेशन को बढ़ाऊं तो अपना फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब आगे प्रोडक्ट मैक्सिमम मिलने लग जाएगा। तो डेफिनेशन के वाइज इक्विलिब्रियम भी किधर शिफ्ट होगा उसको देखो। इक्विलिब्रियम का तो हमेशा ये नेचर है, अपने आप को अपोज करेगा, जैसे उसके साथ करोगे उसको अपोज करेगा। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ बेटा, जैसे कि हम लोग इलास्टिसिटी पढ़ते हो तुम सब, तो जिस तरीके से हम लोग किसी भी रबर को अगर आगे की तरफ खींचते हैं, जैसे डिफॉर्म करते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, वो रबर की क्या क्या कंडीशंस होती है बेटा, रबर क्या चाहता है कि दोबारा अपनी जगह पे जाना। अगर आप किसी रबर को ऐसे खींच देते हो तो उसकी क्या टेंडेंसी होती है कि दोबारा अपने शेप एंड साइज को रीगेन करना। तो वैसी तरीके से इक्विलिब्रियम में क्या है कि बेटा, जैसे ही हमने नाइट्रोजन के कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया, तो हुआ क्या इस केस में कि नाइट्रोजन के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते ही हमारा जो इक्विलिब्रियम होगा वो इधर शिफ्ट होगा, जो नाइट्रोजन के अमाउंट को कम करने की कोशिश करेगा, तो नाइट्रोजन को जल्दी जल्दी कंज्यूम कराएगा। और अगर नाइट्रोजन जल्दी जल्दी कंज्यूम होगा बेटा, तो प्रोडक्ट तो मैक्सिमम ही मिलेगा ना, क्योंकि प्रोडक्ट तो पूरा डिपेंड कर रहा है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन किस तरीके से कंज्यूम हो रहे हैं। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने पे जो इक्विलिब्रियम है बेटा, वो किधर शिफ्ट हो जाता है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाता है बेटा फॉरवर्ड की तरफ। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्ट इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो आई होप आप लोगों को क्लियर समझ आ गया होगा। वैसे वर्गन फैक्टर हम पढ़ेंगे अभी, कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर तीनों को पढ़ेंगे। यहाँ पे बस एक एग्जांपल देके आपको डेफिनेशन समझाया जो मैंने लिखा है यहाँ पे। तो जल्दी से बेटा इसके स्क्रीनशॉट ले लो, फिर वन बाय वन करके हम इन तीनों को पढ़ते हैं कि किस किस तरीके से हमारा ये चेंज हो रहा है बेटा। ठीक, चलो चलो बेटा, तो पहला हम लोग पढ़ लेते हैं अपना पहला फैक्टर। तो पहला फैक्टर हम लोग पढ़ लेते हैं यहाँ पे, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन, कि कंसंट्रेशन से इक्विलिब्रियम को कैसे हम लोग डिस्टर्ब करते हैं बेटा। तो चलो इसमें एक पॉइंट लेते हैं हम लोग, इसको मैं ए नाम दे देता हूँ। ठीक है, ए। तो कंसंट्रेशन, तो फर्स्ट पॉइंट लेते हैं बेटा कि if we increase the concentration, if we increase the concentration, ठीक है, if we increase the concentration of compound, ठीक है, तो if we increase the concentration of compound, ठीक है, तो if we increase the concentration of a compound, equilibrium will be shift, equilibrium will be shift, will be shift. If you increase the concentration of compound, equilibrium will be shift to the direction, to the direction, to the direction where where that where that compound is consumed. Compound is कंज्यूम्ड। ठीक है बेटा, सिंपल तरीका एकदम, कि अगर हम किसी भी कंपाउंड का अगर हम कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जिधर वो कंपाउंड कंज्यूम हो। फॉर एग्जांपल, चलो फिर से हम उसी एग्जांपल को लेके समझते हैं। जैसे मान लो बेटा N2 है, ठीक है, गैसियस है, प्लस 3H2 है, डन, ये भी गैसियस है, और ये हम लोगों को क्या दे रहे हैं बेटा, ये हम लोग को दे रहे हैं 2NH3, जो कि क्या है, गैसियस। अब देखो, अब इसमें क्या है कि अगर मैं केस लूं, अगर मैं ऐसा करूं बेटा कि इफ वी इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन, अगर मैं नाइट्रोजन के कंसंट्रेशन को, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, डाइहाइड्रोजन दोनों को लिख लेता हूं मैं, कि इफ वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड डाइहाइड्रोजन, ठीक है, इक्विलिब्रियम
क्या चाहेगा, ठीक है बेटा, ध्यान से समझना। तो इक्विलिब्रियम ये चाहेगा कि वो इनको कंज्यूम करे जल्दी जल्दी, है ना। इफ यू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ N2 एंड H2, डाई नाइट्रोजन, डाई हाइड्रोजन और नाइट्रोजन दोनों के कंसंट्रेशन को अगर मैं इंक्रीज कर दूं, तो इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होगा बेटा, वेयर कंपाउंड इज कंज्यूम, ठीक है बेटा, यानी जल्दी से ये कंपाउंड कंज्यूम होने लग जाएगा। तो इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्ट, इक्विलिब्रियम will be shift, will be shift where N2 and H2 are consumed, जिधर ये जल्दी जल्दी कंज्यूम्ड हो, ठीक है बेटा। और हम लोगों को क्या मिल जाएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन, एंड विल गेट द फॉरवर्ड रिएक्शन, क्योंकि N2 और H2 का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो ऑब्वियस सी बात है फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ेगा, और ये कंज्यूम होने लग जाएंगे जल्दी जल्दी। तो कंज्यूम होने लग जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, रिएक्शन विल बी फॉरवर्ड, यानी डायरेक्शन रिएक्शन की क्या हो जाएगी, वी विल गेट, वी विल गेट फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है बेटा। तो इस चीज को हम लोगों को ध्यान से समझना है कि इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में हम लोगों को फॉरवर्ड रिएक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज इंक्रीज कर देते हैं हम लोग, चाहे आप प्रोडक्ट का कर दो। देखो प्रोडक्ट का भी अभी केस लेंगे, केस 2 में अभी हम लोगों ने क्या लिया इसमें सिर्फ कि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का इंक्रीज कर दिया है बाय एडिशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना। तो इस केस में क्या हो जाएगा बेटा, द रिएक्शन उस तरीके से आगे बढ़ेगा जिधर वो उसको मिनिमाइज करे, यानी अगर आप रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करोगे तो उस केस में हमारा जो प्रोडक्ट होगा, द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विल बी इंक्रीज। एंड इसी तरीके से बेटा इसका उल्टा सोचो आप, इसका उल्टा कैसे सोचोगे, इसका उल्टा ऐसे सोचो कि इफ इफ द कंसंट्रेशन ऑफ NH3, NH3 अमोनिया, इसको इंक्रीज कर दो, ठीक है। इसी तरीके से सोचो कि अगर आप इसके इंक्रोज कर देते हो तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, ठीक है बेटा। तो इफ वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ NH3, यानी इफ द कंसंट्रेशन ऑफ NH3 इंक्रीज, देन इक्विलिब्रियम will shift in that direction which consume किसको बेटा, which consumed NH3। अब जब NH3 कंज्यूम होगा तो हमें क्या मिलेगा बेटा, बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी रिएक्शन विल बी बैकवर्ड, तो रिएक्शन हो जाएगा हम लोग का बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो आई होप ये दोनों सबको क्लियर होगा बेटा कि किस तरीके से आप इसको समझ सकते हो कि अगर आप रिएक्टेंट साइड का कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हो तो उस समय हमारा जो रिएक्शन होता है वो फॉरवर्ड की तरफ प्रोसीड करेगा, और अगर आप प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देते हो तो रिएक्शन जो होगा बेटा वो किधर हो जाएगा, हम लोगों का बैकवर्ड हो जाएगा। सिमिलर वे में इसका उल्टा भी सोच सकते थे बेटा कि अगर आप N2 और H2 के कंसंट्रेशन को डिक्रीज करते हो, N2 और H2 के कंसंट्रेशन को अगर आप डिक्रीज करते हो तो उस केस में क्या होगा बेटा, N2 और H2 के कंसंट्रेशन को आपने डिक्रीज कर दिया, ठीक है। उसको भी लिख ले क्या, चलो उसको भी लिख लेते हैं कि if we decrease the concentration of N2 and H2, अगर आप डिक्रीज कर दो कंसंट्रेशन N2 and H2 को तो इक्विलिब्रियम किधर होगा बेटा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू, किधर शिफ्ट होगा, आप इसको डिक्रीज कर रहे हो तो जैसे ही डिक्रीज करोगे तो इक्विलिब्रियम तो उधर शिफ्ट होगा ना जिधर वो इंक्रीज कर सके, है ना। तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू increase the concentration of N2 and H2, यानी बैकवर्ड डायरेक्शन की
रिएक्शन हो जाएगी बेटा। समझ आया बात आपको कि अगर मैं कंसंट्रेशन N2SO2 का डिक्रीज कर दूं तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट करने की कोशिश करेगा जिधर इसके कंसंट्रेशन को दोबारा बढ़ा सके। तो दोबारा तो जब भी बढ़ सकता है जब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में हो जाए। तो इस तरीके से, और एक और उल्टा सोच सकते थे सेम टू सेम अमोनिया के लिए भी। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है, इस चीज को ध्यान रखना है बस हम लोगों को। और हमें फेवरेबल कंडीशन क्या याद रखनी है हमेशा, कि हम प्रोडक्ट को मैक्सिमम चाहते हैं। तो अगर आप प्रोडक्ट मैक्सिमम चाहते हो तो आप हमेशा क्या चाहोगे कि N2 के कंसंट्रेशन को, डाइहाइड्रोजन कंसंट्रेशन को आप क्या करो बेटा, बढ़ाओ। कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जिधर इसको कम से कम करेगा और विल गेट द मैक्सिमम प्रोडक्ट। तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट था बेटा, जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। फिर आगे चलते हैं दूसरे फैक्टर टेम्परेचर की तरफ। चलिए, तो अब दूसरा फैक्टर लेते हैं बेटा हम लोग, टेम्परेचर। ठीक है बेटा। तो टेम्परेचर में क्या कहानी पढ़नी है कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं बेटा, ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ठीक, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट, ठीक है, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू द डायरेक्शन to the direction. On increasing the temperature, equilibrium will shift to direction where क्या होगा बेटा, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होना चाहिए, जिधर वो टेम्परेचर को डिक्रीज कर सके, मतलब टेम्परेचर को कंज्यूम कर सके। यानी ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्ट टू द डायरेक्शन वेयर हीट इज कंज्यूम, है ना बेटा, जहां हीट क्या हो सके, कंज्यूम्ड हो सके। अब इसको एग्जांपल ध्यान से समझना बेटा। अब तुम सबको पता है कि दो तरह की प्रोसेस होती है, एक होती है एंडोथर्मिक, दो तरीके की रिएक्शंस होती है एंडोथर्मिक, और दूसरा क्या होता है बेटा, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक, ठीक। तो मान लो कोई भी रिएक्शन है, जैसे मैंने बोला A+B, दिस विल गिव्स अस C+D, और यहाँ पे हीट है। डन। यहाँ पे एक रिएक्शन और लो, A+B, इक्विलिब्रियम का साइन भी बना लो बेटा, A+B गिव्स अस C+D, और यहाँ पे आप हीट दे रहे हो। ठीक, तो दो तरीके से समझो, एक हो गया एंडोथर्मिक A+B C+D जो हीट दे रहा है, मतलब ये कौन सा हो गया बेटा, ये हो गया। अच्छा, एक्चुअली मैंने उल्टा लिख दिया ना थोड़ा, यहाँ पे हम लोग को लिखना था। ठीक है, इसको चलो अभी जल्दी सही करते हैं फटाफट, क्योंकि मैंने हेडिंग डाली है एंडोथर्मिक की ना, तो इसको चेंज करते हैं। ठीक, तो इसको हम देख लेते हैं फटाफट, इसको भी थोड़ा चेंज करते हैं। एक सेकेंड बेटा, ठीक है, इसको सही कर लेते हैं फटाफट। तो लेट अस अज्यूम ये एंडोथर्मिक है, तो एंडोथर्मिक में हीट क्या देते हैं बेटा हम लोग, देते हैं, सप्लाई करते हैं, और एक्सोथर्मिक में हीट निकलती है। ये क्लियर है एकदम। तो एक बात बताओ, क्या कह रहा है कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन डायरेक्शन वेयर हीट इज कंज्यूम, जहां पे हीट कंज्यूम है। तो अब ध्यान से देखो, A+B, इसमें आप हीट दे रहे हो, एंडोथर्मिक रिएक्शन है बेटा। तो इसमें आप क्या चाहोगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन में आप ऑलरेडी हीट दे रहे हो। तो जब आप हीट दे रहे हो बेटा, इस केस में इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जिधर ये हीट को मिनिमाइज करने की कोशिश करे। यानी किधर शिफ्ट हो जाएगा बेटा, अगर आप इसको टेम्परेचर देते हो, है ना, अगर आप यहाँ पे इंक्रीज करते हो टेम्परेचर को बेटा, ठीक है, तो अगर आप इस केस में टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, तो इंक्रीज करने का मतलब क्या है बेटा, इंक्रीज करने का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूं, एक कंडीशन लगता हूं, अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर को क्या करूं बेटा,
हाई टेम्परेचर कर दूं। तो अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा, अगर मैं टेम्परेचर को हाई कर दूं, तो उस केस में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो टेम्परेचर जब बढ़ा दिया तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जिधर वो टेम्परेचर को कंज्यूम करने की कोशिश करे बेटा। ठीक, यानी रिएक्शन किधर हो जाएगा, फॉरवर्ड की तरफ। समझ रहे हैं आप इस बात को? क्योंकि देखो, इसमें हम हीट दे रहे हैं बेटा, यानी इस रिएक्शन को अगर हम हीट दे रहे हैं तो रिएक्शन किधर हो जाएगा, रिएक्शन उधर जाएगा जिधर ये हीट को कम करने की कोशिश करे। और ये किधर कम करेगा, प्रोडक्ट की साइड ट्रांसफर करके, क्योंकि प्रोडक्ट के साथ कोई हीट नहीं है। ये क्लियर है एकदम बात, कि प्रोडक्ट में कोई भी हीट नहीं है और रिएक्टेंट के साथ हीट है। तो अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होने की कोशिश करेगा जिधर वो इस हीट को कम कर सके, यानी वो किधर चला जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर है? तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। उसी तरीके से बेटा इसमें देखो कि इसमें ऑलरेडी हीट रिलीज हो रही है, इसमें हीट ऑलरेडी रिलीज हो रही है, तो इसके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होगी, इसके लिए फेवरेबल कंडीशन होगी लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर क्यों बेटा, क्योंकि इसमें हीट ऑलरेडी निकल रही है, और अगर आप और हीट दोगे तब तो गड़बड़ हो गई ना, रिएक्शन तो बैकवर्ड आने लग जाएगी, क्योंकि वो इधर रिएक्शन को कम करने की कोशिश करेगी। तो हम क्या चाहेंगे, इधर लो टेम्परेचर करना, क्योंकि जितना ज्यादा लो टेम्परेचर करेंगे उतना हमारे लिए सही रहेगा। ये क्लियर समझ आ रहा है? इसमें हाई टेम्परेचर क्यों किया है, क्योंकि इसमें हाई टेम्परेचर करेंगे बेटा तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगी जिधर ये हीट को कम करने की कोशिश करेगी, यानी फॉरवर्ड। और इसमें हीट प्रोडक्ट किस तरह निकल रहा है, तो इधर अगर टेम्परेचर को हाई कर दिया गलती से तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो जाएगा, बैकवर्ड की तरह, जो भी हमारा फेवरेबल कंडीशन नहीं है। तो हम क्या चाहते हैं, लो टेम्परेचर। तो लो टेम्परेचर क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन को फेवर करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन को फेवर करेगा। डन। तो ये हो गया हम लोग का टेम्परेचर वाला कॉन्सेप्ट। अब एक लास्ट में आता है बेटा हम लोगों का कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर, कि प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है बेटा। तो चलो उसको भी देख लेते हैं, लास्ट है हम लोगों का। तो प्रेशर, प्रेशर बेटा, ठीक। तो प्रेशर में क्या है कि इफ इंक्रीज द प्रेशर, इफ वी इंक्रीज द प्रेशर, ठीक बेटा। तो इफ वी इंक्रीज द प्रेशर, द इक्विलिब्रियम, द इक्विलिब्रियम shift to that, shift to that side, shift to that side of reaction, of reaction where number of mole, where number of mole, number of mole is less। ठीक है बेटा, यानी अगर आप प्रेशर को इंक्रीज कर दोगे तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगी जिधर नंबर ऑफ मोल क्या होंगे, कम होंगे, मतलब प्रेशर को कम करने की कोशिश करेगी। इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं फटाफट, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। जैसे मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल है बेटा कि मेरे पास है a प्लस 2b गिव्स अस c, बस इतना है। ठीक है, तो इस केस में बेटा आप थोड़ा ध्यान से देखें, ठीक है, बड़े ध्यान से देखना इस चीज को कि इस केस में इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होनी चाहिए। अब देखो इधर कितने नंबर ऑफ मोल है, अगर मैं टेम्परेचर प्रेशर को इंक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज कर रहा हूँ, अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज कर रहा हूँ तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगी जिधर नंबर ऑफ मोल कम होंगे। मतलब अगर मैं यहाँ पे प्रेशर को इंक्रीज कर दूं तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल कितने हैं बेटा, 2 और 1 3, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ मोल कितने हैं बेटा, 3। और प्रोडक्ट साइड नंबर ऑफ मोल कितने हैं, 1। यानी इस केस में अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करूंगा तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगी जिधर नंबर ऑफ मोल लेस है। तो ऑब्वियस सी बात है फॉरवर्ड साइड नंबर ऑफ मोल लेस है, और हमारा ये भी फेवरेबल कंडीशन है, यानी इस रिएक्शन के लिए हम क्या कहेंगे, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे। ये हम लोगों का फेवरेबल कंडीशन है, और विल गेट फॉरवर्ड रिएक्शन। समझ आया आपको? हमें फेवरेबल कंडीशन यही है कि प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना है। तो इस वाले रिएक्शन के केस में 2 और 1 3, 3 मोल है बेटा रिएक्टेंट के साइड और 1 मोल है हमारा प्रोडक्ट के साइड। तो अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जिधर वो क्या करें, जिधर वो नंबर ऑफ मोल कम होंगे। तो नंबर ऑफ मोल किधर कम है, प्रोडक्ट के साइड, और प्रोडक्ट के साइड अगर शिफ्ट होगा तो कौन सी रिएक्शन कहलाएगी, फॉरवर्ड रिएक्शन बेटा। तो इस चीज को हमें अच्छे से थोड़ा सा
याद रखना था। अब एक और एग्जांपल देता हूं आपको, एग्जाम्पल नंबर 2, इससे पूरा समझ जाओगे आप। जैसे मान लो मेरे पास PCl5 है, डन। ये किस में कट रहा है बेटा? PCl3 में डिकम्पोज हो रहा है, प्लस Cl2 में डिकम्पोज हो रहा है, डन। तो इधर नंबर ऑफ मोल कितने हैं? इधर नंबर ऑफ मोल 1 है, और इधर नंबर ऑफ मोल कितने बेटा? 2 है। तो यहाँ पे आप प्रेशर को क्या करोगे? प्रेशर को डिक्रीज करना चाहोगे। ध्यान से समझना, प्रेशर को डिक्रीज करोगे क्योंकि हमें फेवरेबल कंडीशन फॉरवर्ड की तरफ ले जाना है रिएक्शन को। तो प्रेशर को यहाँ पे क्या करोगे आप? डिक्रीज करोगे बेटा, ठीक है। तो एक सेकेंड, बस एक सेकेंड रुके। तो ठीक है बेटा, तो आप क्या चाहेंगे यहाँ पे? प्रेशर को डिक्रीज करना, क्योंकि आप रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जाना चाहते हैं। क्यों? प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा? जिधर वो प्रेशर को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, जिधर नंबर ऑफ मोल क्या होंगे बेटा? ज्यादा होंगे। तो नंबर ऑफ मोल ज्यादा किधर है? प्रोडक्ट की साइड है। तो इस वाले रिएक्शन के लिए आप प्रेशर को क्या करेंगे बेटा? लो रखेंगे। और अगर आप प्रेशर को यहाँ पे हाई कर देते तो किधर शिफ्ट हो जाता? जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम है, यानी बैकवर्ड शिफ्ट हो जाता। वो तो हम चाहते नहीं, हम तो चाहते फॉरवर्ड शिफ्ट हो। इसीलिए हम क्या चाहेंगे बेटा यहाँ पे? प्रेशर को डिक्रीज। तो इस रिएक्शन के लिए प्रेशर को डिक्रीज करना चाहेंगे, जबकि इस रिएक्शन के लिए प्रेशर को इंक्रीज करना चाहेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे। आई गेस समझ भी आ गया होगा आप लोगों को कि किस तरीके से ली चैटलेट प्रिंसिपल हेल्प करता है हम लोगों को इन डिटरमाइनिंग कि हम प्रेशर को इंक्रीज करें, डिक्रीज करें, टेम्परेचर को घटाएं कि बढ़ाएं, या कंसंट्रेशन को। ठीक है, टेम्परेचर वाला बेटा एक बार और समझा देता हूँ आप लोगों को। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बस एक चीज मोटा मोटी ध्यान रखना है कि अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है हीट इज गिवन टू द सिस्टम। तो अगर उस रिएक्शन को करवाने के लिए आप हीट दे रहे हो, तो उस रिएक्शन में अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे, हाई टेम्परेचर रहेगा, तो फेवरेबल कंडीशन है। क्यों? हाई टेम्परेचर होगा तो रिएक्शन उधर शिफ्ट होगी जिधर वो हीट को घटाने की कोशिश करेगी, और रिएक्टेंट के साइड हीट है ना, क्योंकि आप हीट दे रहे हो, एंडोथर्मिक है, तो रिएक्शन उधर शिफ्ट हो जाएगी जिधर वो हीट को कम करने की कोशिश करेगी, यानी फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। उसी तरीके से अगर एक्सोथर्मिक है, जिधर प्रोडक्ट की साइड हीट निकल रही है, तो रिएक्शन क्या चाहेगी? रिएक्शन ये चाहेगा कि अगर आप इसके टेम्परेचर को हाई कर देते, अगर आप बेटा हाई कर देते तो वो तो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाती ना, क्योंकि हीट को कम करती। तो हम यहाँ पे लो टेम्परेचर चाहते हैं ताकि रिएक्शन फॉरवर्ड ही रहे। तो ये चीज हो गई, और प्रेशर का आपको बताया ही। कंसंट्रेशन में एक सिंपल सा फंडा था कि अगर आप कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगी जिधर उसको कंज्यूम कराए, और जितना कंज्यूम कराएगी उतना प्रोडक्ट हमें जल्दी से मिलेगा। तो ये पूरा एक बेसिक था जिससे ली चैटलेट प्रिंसिपल को हम लोगों ने बड़ी डिटेल में समझा और अच्छे से समझा। तो आई होप सबको ये समझ आया होगा अच्छे से कि ली चैटलेट प्रिंसिपल क्या है। और ये हम केमिकल इक्विलिब्रियम वाला जो चैप्टर था उसको हमने पूरा फिनिश कर लिया है। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल्स, एक तो वीडियो में न्यूमेरिकल्स लिए थे लास्ट वाले में, अब कुछ ली चैटलेट प्रिंसिपल पे न्यूमेरिकल लूंगा और इसको फिर और अच्छे से पूरा खत्म करेंगे बेटे, ठीक है। तो आप इसको देखो और इक्विलिब्रियम चैप्टर को तैयार करो। इतना अगर आप इक्विलिब्रियम कर लेते हैं इन चारों वीडियो से, तो काफी हद तक कॉन्फिडेंस महसूस करोगे और अच्छे से इसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है बेटा। तो चलो, टिल टेक केयर, और आप इसको करो, फिर अगली क्लास में मिलते हैं और आगे कुछ और टॉपिक करेंगे। चलो।